घनश्याम मौर्य, आजमगढ़, यूपी। इनका सवाल है कि स्त्रियों को बड़ों के पैर छूने के लिए लगाते हैं, घूंघट में रखा जाता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? हमेशा स्त्रियों को दबाकर रखने के लिए इस ढंग की परंपराएं शुरू हुई है। हमारी परंपराएं क्यों शुरू हुई, उसके पीछे के कारण क्या थे, ये कहना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका कोई ऐतिहासिक लेखन नहीं होता है। केवल हम गेस कर सकते हैं, अंदाज कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। भारत में घूंघट की प्रथा, पर्दे की प्रथा बहुत प्राचीन है, ऐसा दिखाई नहीं देता है। शायद ये पर्दे की प्रथा, घूंघट की प्रथा ये मुस्लिम आक्रमण के बाद आई, ऐसा दिखाई देता है। मुस्लिम कल्चर में, संस्कृति में स्त्रियों का पर्दानशीन रहना या फिर उन्होंने पर्दा ओढ़ना, बुर्खा पहनना, ये सब चीज़ें उस संस्कृति के साथ में आई हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि ऐसे कोई उदाहरण नहीं मिलते कि 1000 साल पहले स्त्रियां घूंघट पहनती थी, पर्दा ओढ़ती थी। इस ढंग के कोई प्रमाण, इस ढंग के कोई चित्र नहीं मिलते हैं जो इसके पहले के हैं। तो नेचुरली इसके पीछे का कारण ऐसा हुआ, ऐसा माना जाता है। अब ये फिर से गेस वर्क है, अंदाज है। जब मुस्लिम आक्रमण इस देश पर होने लगा, नेचुरली ऐसे युद्ध होते थे, उसमें स्त्रियों पर बलात्कार होता था। स्त्रियां अगर दृष्टि में पड़ जाए तो उनको उठाया जाता था, गुलाम कर कर बेचा जाता था। ये परंपरा रही थी। ये भारतीय परंपरा थी नहीं थी, इसके बारे में हम कम ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पहले भारत में युद्ध होते थे। तो क्या जब भी पराजित व्यक्ति होते थे, उनकी स्त्रियों को इस ढंग से पकड़ा जाता था, गुलाम कर कर बेचा जाता था? इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। लेकिन मुस्लिम आक्रमण के बाद ये शुरू हुआ, ये तो दिखाई देता है, क्योंकि गुलामी की प्रथा और परंपरा पूरे दुनिया में तब तक फैल चुकी थी। ये बहुत बड़ा व्यवसाय था, युद्ध करने के बाद में युद्ध कैदी बनाना, उनको गुलाम कर कर बेचना जगह जगह पर। यानी हम पुरानी अरेबियन कथा जो सुनते हैं उसमें गुलाम का उल्लेख मिलता है, गुलाम बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, इसके उल्लेख मिलते हैं। ऐसे कोई उल्लेख भारतीय परंपरा में हमको नहीं मिलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि पहले शायद इस ढंग की परंपरा नहीं थी। फिर ये मुस्लिम आक्रमण के कारण जब बड़े पैमाने पर स्त्रियों का इस ढंग से उनको उठाना और गुलाम बनाना या फिर उन पर बलात्कार करना, इस ढंग की परंपराएं जो शुरू हुई, तो नेचुरली उनकी सुरक्षा देखते हुए बाकी सभी लोगों ने स्त्रियों को पर्दानशीन करने का प्रयास किया होगा। फिर उनका चेहरा आसानी से किसी को ना दिखे, इसलिए उन्होंने पर्दा लेना चाहिए, घूंघट ओढ़ना चाहिए, आसानी से पुरुषों को नहीं दिखना चाहिए। इस ढंग के आचार पूरे देश में शुरू हुए होंगे, ये अंदाज हम कर सकते हैं। और फिर 800-1000 साल, ये बहुत बड़ा समय होता है। 100 साल में कम से कम 5 पीढ़ियाँ गुजर जाती है। तो 1000 साल यानी 50 पीढ़ियाँ हो गई। तो 50 पीढ़ियों के कारण ये एक परंपरा जैसी बात पूरे देश में निर्माण हुई, ये हमको दिखता है। अब रहा सवाल स्त्रियों का दुय्यम स्थान। स्त्रियों का दुय्यम स्थान तो हमें दिखाई देता है। इसीलिए मैंने सावरकर और मनुस्मृति, ये विषय जो आपके सामने लिया था, कि मनुस्मृति में ही उसके उल्लेख मिलते हैं। स्त्री न स्वातंत्र्यम अर्हति, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं होती है, उसको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। स्त्री के चरित्र के बारे में कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है, वो किसी के भी साथ संबंध रख सकती है। ना आगे के पुरुष का चेहरा देखती है, ना रूप देखती है, ना रंग देखती है, ना गुण देखती है, ना उम्र देखती है। जैसे कोई हर स्त्री बिल्कुल किसी के साथ सोने के लिए तैयार है,
इस ढंग का जो एक आरोप मनुस्मृति के जरिए स्त्रियों पर हुआ है, तो पुरुषों का स्त्रियों की तरफ देखने का दृष्टिकोण उस समय का हमें दिखता है उसमें से। तो नेचुरली स्त्रियों को स्वतंत्रता कम थी। हाँ, उसके पहले वेदकालीन स्त्रियों को बहुत स्वतंत्रता थी, उनमें काफ़ी विद्वान स्त्रियाँ थी, विदुषी थे, ये भी उल्लेख मिलते हैं। लेकिन मनुस्मृति में इसके विपरीत हमें उल्लेख मिलते हैं। तो हो सकता है कि मनुस्मृति बड़े पैमाने पर या फिर कड़ेपन से अमल में आने के बाद शायद ये फर्क निर्माण हुआ होगा। तो स्त्रियों को दुय्यम स्थान तो इस समाज में रहा है, उसको स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बचपन में उसके पिता ने उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, पिता के ही सुरक्षा में उसने रहना चाहिए। अगर वो जवान है तो पति की सुरक्षा में, और बूढ़ी हो जाए तो भी वो अपने बेटे की सुरक्षा में, उसकी कोई भी विचार की और बाकी चीज़ों की स्वतंत्रता नहीं मानी गई। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय परंपरा में भी स्त्रियों को दुय्यम स्थान रहा है, पूरे दुनिया में ही दुय्यम स्थान था, भारत में भी वो था। लेकिन ये पर्दा पद्धति या फिर बुर्खा पद्धति या फिर घूंघट ओढ़ने की पद्धति शायद बाद में आई होगी। अब ये गेसवर्क हम कर सकते हैं। अब रहा सवाल आपका ये सवाल कि ये जो पैर पड़ने की प्रथा है ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं है ना। पैर पड़ने की प्रथा हमारे भारत में पुरुषों के लिए भी है। हर पुरुष को भी अपने से उम्र में जो बड़े हैं या फिर रिश्ते में जो बड़े हैं, चाहे उम्र में कम हो लेकिन रिश्ते में अगर बड़े हैं तो उनके पैरों पर हमको माथा टेकना होता है। वो बात अलग है कि मेरे जैसा व्यक्ति इस प्रथा को पहले से टालते आया है। जब से मेरी समझ आ गई तब से मैंने कभी किसी के पैरों पर माथा नहीं टेका है, ना ही बड़े से बड़े व्यक्ति के पैरों पर, ना ही माता पिता के पैरों पर, क्योंकि मुझे ये इंसान का अपमान लगता है। लेकिन भारतीय परंपरा में ये अपमान की तरह नहीं देखा जाता है, तो एक सम्मान की तरह देखा जाता है, एक परंपरा की तरह देखा जाता है। और उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जिसे मान्य है, उन्होंने किसी के पैर छुए तो मैं उसको बुरा भी नहीं मानता हूँ। तो वो परंपरा स्त्रियों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। इवन पुरुषों से उम्र में कम जो होते हैं वो अगर ओहदे से बड़े हैं, गुरु समान है या फिर रिश्ते में बड़े हैं। अब मेरे कई मामा जो है वो मुझसे उम्र से कम थे, तो भारतीय परंपरा के अनुसार उम्र से वो कम होने के बावजूद उनके पैर मैंने छूने चाहिए, ये हमारी परंपरा है। तो ये परंपरा स्त्रियों को भी लागू होती है। इसलिए पैर छूने की परंपरा स्त्रियों को दबा कर रखने के लिए थी, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन पर्दा और बाकी की परंपरा, उनकी सुरक्षा, इजीली उनके ऊपर किसकी दृष्टि न जाए, कोई उनको उठा कर न ले जाए, ये भी सुरक्षा के दृष्टिकोण उसके पीछे थे। लेकिन उसके पीछे ऐतिहासिक कारण ये हो सकते हैं।